हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आतिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर क्लास 11 साइकोलॉजी, जिसका नाम है थिंकिंग। इस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने सर्टेन पार्ट्स को हाईलाइट कर रखा है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आप इस पार्ट को अपनी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर सकते हैं। इन पार्ट्स के अपने आप नोट्स बना सकते हैं। एंड ये वाले जो पार्ट्स हैं ये कीवर्ड्स की तरह एक्ट करेंगे। जब आप अपना फाइनली आंसर लिखेंगे तो इन चीजों को आपको लिखना जरूरी हो जाएगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ सके। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने सर्टेन क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपकी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एनसीईआरटी इज योर बेसिक लेवल क्वेश्चंस। एक बार वो जब हो जाता है तो आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने ट्राई किया है कि मैं हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन फॉर्म करूं, जिससे कि एक पूरे टॉपिक का ही ओवरव्यू आ जाता है उससे। तो आप उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग होते हैं जिनको नोट्स से पढ़ना प्रेफर होता है, उनके लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको वहां पे अवेलेबल है। सो नाउ लेट अस बिगिन ऑफ विद दिस चैप्टर। अब अगर थिंकिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है विच वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद। ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम, वो इंसान इस चीज के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचता है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस अर्लियर एंड आई केम टू दिस कंक्लूजन। तो थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। एट दिस मोमेंट आप लोग जो कभी सोच रहे हो वो भी थिंकिंग के अंदर ही आता है। सो थिंकिंग इज समथिंग विच वी आर वेरी इंटीमेटली फेमिलियर विद। इसको अगर हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो थिंकिंग इज द बेसिक ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज और प्रोसेसेस एंड इज यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। सारे जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज क्या होता है, जो मेंटल एक्टिविटीज होती है, जो माइंड परफॉर्म करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसीविंग, ये सारी जो चीजें होते हैं उनका बेसिस जो होता है वो थिंकिंग होता है। और ये जो होते हैं, दिस इज वेरी यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। इसके साथ साथ इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से आपको इनपुट मिलता है इन फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई। आपके एनवायरमेंट में स्टिमुलाई होता है, वो जो स्टिमुलाई होता है उससे आपको एक इनपुट मिलता है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप किस तरीके से मैनिपुलेट करते हो, किस तरीके से एनालाइज करते हो, वो आपका थिंकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैंने किसी पेंटिंग को दिखा दिया तो आप हर चीज एनालाइज करोगे। अच्छा, ये पेंटिंग है, इसके स्ट्रोक हैं, ये किस कलर की पेंटिंग है, यहाँ पे कौन कौन से कलर है, ये पेंटिंग दिखा क्या रहा है, क्या थीम है, इसके अंदर की स्टोरी क्या है। तो आपको बस मैंने एक स्टिमुलाई दिखाया पेंटिंग का, ठीक है, बट आपने उसके बारे में इतने सारे इन्फ्लुएंसेस बनाए, इतनी सारी चीजें आपने सोची। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट थिंकिंग इज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेंटिंग जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू मीनिंग दैट इज एडेड टू आवर नॉलेज। तो एक नॉलेज सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी होता है, उसमें न्यू मीनिंग हमारे एक तरीके से यहाँ पे आता है। Thinking, therefore, is a higher mental level process through which we manipulate and analyze the acquired or existing information. Such manipulation and analysis occurs by means of abstracting, reasoning, imaging, problem solving, judging and decision making. अब ये words exactly क्या होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इनको और अच्छे डिटेल में। अब थिंकिंग की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है फॉर द मोस्ट पार्ट। हाँ, ऐसे बहुत ज्यादा थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो ओवर थिंकिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग बहुत इनफॉर्मली किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। बट मेजोरिटी टाइम्स आपका जो थिंकिंग होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और किसी गोल के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है कि कल मेरा एग्जाम है तो मुझे उस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। या फिर इवन इफ इट्स लाइक मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है एंड आई एम फीलिंग स्कैर्ड राइट नाउ, देन यू आर थिंकिंग अबाउट दोस इमोशंस। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर गोल होता है आपका एंड देन उसके टुवर्ड्स आप एक्ट करते हो, तो वो आपका थिंकिंग के रूप में आ जाता है। अब जब भी आपका कोई गोल होता है तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए सेट ऑफ प्लान्स रखते हो। ठीक है, आप प्लानिंग एसेंशियली करते हो। तो प्लानिंग जो होता है वो एक बहुत नेसेसरी स्टेप होता है। आप एक गोल को नोटिस करते हो, आप उस गोल को अचीव करने के लिए सेट ऑफ एक्शंस डिसाइड करते हो एंड ये जो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं ये आपके प्लानिंग के थ्रू डिसाइड होता है। एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उनकी जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, उनने पास्ट में जिन तरीके से चीजों को देखा होता है वो उसका यूज करके उससे प्लानिंग बनाते हैं। अगर कोई सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल कि कल आपका टेस्ट है, तो आपने अगर आपने देखा होगा कि आपने पास्ट में उस टेस्ट को कैसे हैंडल किया है, उस टेस्ट के सब्जेक्ट को, वैसे ही आप इसको भी हैंडल करेंगे। तो पास्ट की जो चीजें हैं उस इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रेजेंट की चीजों के इंफॉर्मेशन का यूज करना।
थिंकिंग की अगर बात करें तो एक ये इंटरनल प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली आप इसको बाहर से डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, बट आप इसको इन्फर कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है कि आप कभी भी देखोगे अगर कोई चेस खेल रहा है या फिर वो एग्जाम में ही आंसर लिख रहे होते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए शांत बैठ के एक जगह पे फोकस करता है, एंड वो इतना ज्यादा फोकस करते हैं, यू कैन टेल कि ये कुछ सोच रहे हैं, बट वो सोच क्या रहे हैं एग्जैक्टली वो आपको उनके बिहेवियर से पता लगता है। अगर वो कोई चेस मूव करते हैं या फिर वो अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है उस आंसर को देख के, उस मूव को देख के, अच्छा ये वो सोच रहे थे। तो बिहेवियर से हम लोग इन्फर कर सकते हैं थिंकिंग को, बट हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि नॉलेज जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थिंकिंग जो होती है रिलाई करती है हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, एंड जो नॉलेज होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो मेंटल इमेजेस के फॉर्म में या तो वर्ड्स के फॉर्म में। अगर मैंने आपको बोला कि आपके घर के जो सबसे क्लोजेस्ट शॉप है उसका रूट बताओ मेरे को, कि आपके घर से आपके घर के क्लोजेस्ट शॉप का रास्ता क्या है, तो आप एक मेंटल इमेज फॉर्म करेंगे अपने दिमाग में, एक मैप फॉर्म करेंगे, आप बताएंगे अच्छा यहाँ से वहां जाओ, फिर इधर से इधर जाओ, अगर छोटा रास्ता चाहिए तो ये करो, लंबा रास्ता चाहिए तो ये करो। तो आपने एक मेंटल इमेज क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में, एंड उस मेंटल इमेज का यूज करके आपने ये थिंकिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। तो ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है इज अ बेसिकली सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हमारे पास में हो रखे होते हैं, इसमें सेंसरी क्या है, आपने नोटिस किया है, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने घर से जब शॉप में चलते हो तो आपकी सेंसेस एक्टिवेट होती है, ठीक है। आपके आंख प्राइमरली, आप सुनते जो हो उस एरिया में क्या स्मेल आती है, कैसा फील होता है आपको, तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इन सेंसरी एक्सपीरियंसेस से हमारे जो दिमाग में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाता है, उसको हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर कभी भी आपको कोई भी नॉवेल चीज प्रोवाइड की जाती है, कोई नई चीज जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया, आप उस चीज को देखते हैं, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करते हैं, अच्छा इसका शेप ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, इसका साइज इतना है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा है इस चीज को। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको नोट करते हैं, एंड देन इन फीचर्स को कंपेयर करते हैं आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स से। ऑलरेडी जो आपके दिमाग में स्टोर्ड है नॉलेज बेस, उससे आप कंपेयर करते हैं एंड देन सिमिलैरिटीज ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैंने कोई फ्रूट रख दिया जो आपने कभी नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने एप्पल नहीं देखा अभी तक, तो वो उसको नोटिस करेंगे, अच्छा ये राउंड है, ये एक ट्री पे था, अच्छा ट्री पे तो और भी ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ये इंसान इसको खा रहा है, मतलब ये एक फ्रूट है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नोट किए, एंड देन उसके बाद हमने कहा कि अच्छा ओके, दिस बिलोंग्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो अगर मैंने आपके सामने आज एक नया डॉग का ब्रीड रख दिया, ठीक है, तो आप नोटिस करवाओगे अच्छा इसकी पूंछ है, इसके दांत है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, 4 लेग्स हैं इसके, तो ये एक डॉग है। अगर आपने उस ब्रीड को कभी तक देखा भी नहीं हो, उसके लिए आपके लिए एक बहुत नया डॉग का ब्रीड हो, बट यू कैन स्टिल आइडेंटिफाई दैट इट्स अ डॉग, बिकॉज आपके पास डॉग की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी पहले से है। सो दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट इज एसेंशियली। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ अ कैटेगरी। इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और इवेंट्स जिसकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे मतलब डिपेंडेंट नहीं होता, बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होती हैं जो आइडियोलॉजिकल ही होती हैं, ठीक है, मतलब आइडियाज के फॉर्म में ही देखी जाती हैं, एक्चुअल टैंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो भी कॉन्सेप्ट एक तरीके से मानी जा सकती है। अब कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत क्या होती है, वाई डू वी हैव कॉन्सेप्ट? अगर हमारे साइकोलॉजी में कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। वैसे ही कॉन्सेप्ट का भी काफी ज्यादा फंक्शन होता है। क्या फंक्शन है यहाँ पे? इट हेल्प्स अस इन organizing our knowledge so that whenever we need to access that knowledge we can do it in less time and effort. Basically एक जगह पे आपने उस चीज को स्टोर कर दिया, ठीक है, अच्छा डॉग है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये फीचर्स होते हैं, ये इसके बारे में चीजें होती हैं, तो एक जगह पे आपने अपने दिमाग में रख दिया। तो इससे क्या होता है, जब भी आपको नेक्स्ट सिचुएशन में डॉग दिखाई देता है देन आप उसको फटाफट एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे आपने नोटिस किया होगा कि लाइब्रेरी में जब जाओगे तो लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, कि एक सेक्शन में फिक्शनल बुक्स होती हैं, अब इन फिक्शनल में इस सेक्शन में फॉरेन ऑथर्स हैं, इस सेक्शन में इंडियन ऑथर्स हैं, ठीक है, इन फॉरेन ऑथर्स में भी और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कि अच्छा ये यूके से, ये यूएसए से, तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन होता है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाता है, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं जो आपको फाइनली जो चीज चाहिए वो आप आराम से उसको अचीव कर सकते हैं।
जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत ज्यादा, यहीं पे ये एग्जांपल दे रखा है कि जो थोड़े लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से पाउच को अपना प्रेजेंट करके आते हैं, तो उनको जब भी कोई भी स्टेशनरी का सामान चाहिए होता है, उनको पता है एग्जैक्टली कहाँ से ढूंढना है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कॉन्सेप्ट इज। आपका जो एफर्ट्स होता है वो कम कर देता है, आपको जितना टाइम लगेगा किसी चीज के ऊपर वो आपका सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अब जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस होता है उसमें आपके कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। सो कल्चर अभी तक आप समझ गए होंगे साइकोलॉजी में कि हर जगह कल्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टडी किया था जहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये जो आपका अंडर वाटर सीन है इसकी पिक्चर दिखाई थी टू अमेरिकन एंड एशियन स्टूडेंट्स। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फिश बने हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर उन्होंने पिक्चर उनको वहां पे दिखाई थी और बोला था अच्छा आपको दिखाई क्या दे रहा है। अब जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि ओके फाइन, एक लार्ज फिश है, ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रही है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग फीचर्स जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग फीचर्स का क्या मतलब कि जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो बड़े बड़े फीचर्स हो गए हमारे, उनको फोकस किया। और वही हैंड पे जो जापानीज स्टूडेंट्स थे उन्होंने फोकस किया बैकग्राउंड के ऊपर कि बॉटम जो है वो रॉकी है, ये जैसे आप देख सकते हैं रॉक्स हैं यहाँ पे, पानी का कलर जो भी था वो वाला उसका कलर को डिसाइड किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देखा कि अच्छा ये फिश है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये फिश लार्ज है साइज में, इसके साथ छोटी फिशेस भी हैं, तो इन्होंने सेपरेट करके देखा। और जो एशियन लोग हैं, एशियन यूजुअली वो उन टर्म के लिए यूज करते हैं जो साउथ एशिया के टुवर्ड ज्यादा आते हैं, जैसे जापानीज, चाइनीज एंड कोरियन पॉपुलेशन, दे थिंक मोर इन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड विच इज कॉल्ड होलिस्टिक थिंकिंग। वो जुड़ के मतलब उसके बारे में सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, बैकग्राउंड जो है, उसको जोड़ के आप उसके बारे में सोचते हैं, तो वो आपका होलिस्टिक थिंकिंग हो जाता है। यही अगर आप सेपरेटली देखते हो उन चीजों को, देन आपका एनालिटिकल थिंकिंग हो जाता है। एनालिटिकल थिंकिंग अमेरिकन पॉपुलेशन में एंड होलिस्टिक थिंकिंग आपकी एशियन पॉपुलेशन में। तो बेसिकली ये था कल्चर एंड थिंकिंग के बारे में। आगे हम बढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग के बारे में, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे थिंकिंग के अंदर। तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ने का। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इस प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से ही समझ में आ सकता है, एक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है नेचर में। आपको दिखता है कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अब हमको इसके सोल्यूशंस ढूंढने हैं, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जहां पे हमको एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ऑब्स्टिकल या हर्डल हो, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं बट मेरी प्रेपरेशन लो है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक ऑब्स्टिकल करके आपके पास आ जाए। या फिर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं बट कल मेरा एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन है और कल ही मेरा एग्जाम भी है, तो मेरे को दोनों चीजों के लिए कैसे प्रिपेयर करूं। तो नाउ दिस सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो है वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है आपके फाइनल गोल में। बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्स्टिकल हो, प्रॉब्लम आपका एक्चुअली एंड वाला गोल भी हो सकता है। जैसे कि कोई आपके घर में दोस्त आया है तो उसके लिए स्नैक बनाने का है फटाफट से, ठीक है, वरना मतलब, तो ये सारी जो चीजें होती हैं आपकी प्रॉब्लम्स में आ सकती है। अब प्रॉब्लम की बात करें तो एक यहाँ पे आता है इनिशियल स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंड स्टेट क्या है। एंड स्टेट हमारा गोल है, ठीक है, कि हम जैसे वही सिंगिंग का एग्जांपल ले रहे थे कि प्रॉब्लम ये है कि कल सिंगिंग का कंपटीशन भी है, एग्जाम भी है। हमारा एंड गोल है कि सिंगिंग में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, एग्जाम में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा, इन दोनों चीजें के बीच में जो मेंटल ऑपरेशंस जो होंगे, जो सेवरल स्टेप्स हम लेंगे, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसेंशियली अबाउट। अब मेंटल ऑपरेशंस जब हम लोग यूज करते हैं सॉल्विंग का प्रॉब्लम, वो क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम क्या है। तो इधर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि टीचर्स डे आ रहा है, आपके कॉलेज स्कूल में आपको प्ले कंडक्ट करना है, ठीक है। तो उस एग्जांपल को भी आप देख सकते हो कि पहले आइडेंटिफाई किया हमने प्रॉब्लम को, फिर हमने रिप्रेजेंट किया कि प्रॉब्लम को, कि अच्छा ठीक है, अभी ये जो टीचर्स डे का प्ले है, हमें थीम डिसाइड करना है, हमें स्क्रीन करने हैं एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, मनी कितना लगेगा, ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम में है। अब ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सोल्यूशन के टुवर्ड्स ओरिएंट करेंगे अपने आप को, और हम लोग सब गोल्स बना देंगे कि अच्छा सबसे पहले हम लोग थीम को डिसाइड करेंगे, फिर हम लोग थोड़े स्टूडेंट बॉडीज में से लोगों को ले लेंगे, फिर एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं उनसे पूछेंगे कि कितना पैसा लगेगा, फिर जो वो बजट देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बजट में जाके ये चीजें करेंगे, अच्छा इस बजट में इतना इतना ये आएगा। तो ये सारी चीजें जो है सब गोल्स बनाना। उसके बाद इवेल्युएट करना सोल्यूशन को, जितनी सारी चीजें आपके पास आई है उनको देखना, उनको इवेल्युएट करना कि अच्छा इन सारी चीजों में ये जो सारे सोल्यूशन है इसमें ये बेस्ट सोल्यूशन है। उसके बाद उसको सिलेक्ट करना,
इवैल्यूएट करना जो आउटकम आता है, एंड देन फाइनली रीथिंकिंग एंड रीडिफाइनिंग योर प्रॉब्लम। ठीक है, अगर प्ले को अप्रिशिएट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट 2 स्टेप्स में अगर प्ले को अप्रिशिएट किया जाता है तो थिंक अबाउट कि फ्यूचर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एंड रीथिंक करने का एंड रीडिफाइन करने का प्रॉब्लम को, मतलब कि आफ्टर दिस प्ले आगे की जो प्लेस होने वाले हैं वो कैसे बेटर हो सकते हैं, आगे हम लोग कैसे अपना एफर्ट को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो दिस आर ऑल द स्टेजेस विच आर रिक्वायर्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्स्टिकल्स भी काफी सारी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सबसे पहला है मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग एन ऑलरेडी ट्राइड मेंटल ऑपरेशन ऑफ स्टेप्स। ठीक है, पास्ट में आपने उसको ऑलरेडी ट्राई कर रखा है, अब उसका यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आपको पास्ट में गुड रिजल्ट देखने को मिला है, तभी आप उसका यूज करके आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इससे इश्यू क्या आ जाता है कि हाँ, कभी कभी आप उसके सोल्यूशन पे आ जाते हो, बट इधर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी कभी आप उसी सोल्यूशन को इतनी बार यूज करते हो कि आप डिफरेंट वे में सोचना बंद कर देते हो। तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो वो लाइन में सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बस एक ही तरीके में सॉल्व कर जा रहे हो, सॉल्व करे जा रहे हो, एंड देन अचानक से एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो बिकॉज आपका आदत हो जाती है बस इसी एक तरीके से सॉल्व करने की उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो होता है एक तरीके का फिक्सेशन क्रिएट हो जाता है, आप फिक्सेट हो जाते हो। तो इसको कहा जाता है फंक्शनल फिक्सेडनेस। ठीक है, कि आप उसके आगे सोच नहीं पाते हो, आप नए स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाते हो। व्हेन पीपल फेल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑन अ थिंग्स यूजुअल फंक्शन। लैक ऑफ मोटिवेशन, ऑब्वियसली अगर इंसान तैयार ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप लेने को ही तैयार नहीं है, तो कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? बिकॉज जस्ट एज ए सेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काफी स्टेप्स होते हैं, इनिशियल चीज होती है, गोल होती है, उसके बीच के मेंटल ऑपरेशन होते हैं। अगर इंसान तैयार ही नहीं है फर्स्ट स्टेप को भी एग्जीक्यूट करने के लिए, देन ऑब्वियसली इट इज अ मेजर ऑब्स्टिकल इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या होता है? अगर आपने किसी को देखा वो ट्रेन स्टेशन पे या फिर मेट्रो स्टेशन में बहुत तेज तेज करके भाग रहे हैं, तो आप सोचोगे कि ये भाग क्यों रहे हैं। तो ये जो क्यू वाला फैक्टर आ जाता है, वाई वाला फैक्टर आता है, जब आप ढूंढ रहे होते हो प्लॉसिबल रीजंस को, दैट इज व्हाट रीजनिंग इज। अब रीजनिंग के दो प्रकार होते हैं, रीजनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो अगर आपने देखा कि कोई इंसान है वो ट्रेन स्टेशन में भाग रहा है, और अगर आपने देखा कि अच्छा ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन में भाग रहा है, मैंने पास्ट में देखा था कि लोग जो ट्रेन स्टेशन में भागते हैं वो यूजुअली लेट होते हैं तभी ट्रेन स्टेशन में भाग रहे होते हैं, तो ये जो इंसान है ये शायद से लेट होगा अपने ट्रेन के लिए तभी भाग रहा है। तब आप परफॉर्म कर रहे हो डिडक्टिव रीजनिंग। क्यों हम डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं? बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक जनरल अजम्पशन बनाया विच वी बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, एंड देन उससे हम स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आए कि ये ट्रेन स्टेशन है, वो इंसान भाग रहा है, पास्ट में मैंने देखा है कि जो लोग भागते हैं ट्रेन स्टेशन में वो यूजुअली लेट होते हैं अपने ट्रेन के लिए, तो ये इंसान भी लेट होगा। एक जनरल ब्रॉड अजम्पशन से हमने ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसको डाल दिया। ठीक है, तो इसमें एक इश्यू क्या आ जाता है यहाँ पे कि जो लोग होते हैं जो डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं ना, वो हमेशा अज्यूम करते हैं कि जो उनका थॉट प्रोसेस है वो सही है। ठीक है, तो ये जब वो सोच के चलते हैं कि अच्छा हम लोगों ने जो अजम्पशन लिया है दैट इज करेक्ट, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम की तरह आ सकता है। इसको इस कार्टून में एक्सप्लेन करा हुआ है। ये जो चूहा है ये कहता है कि जो बिल्लियां होती हैं उसके 4 लेग्स होते हैं, मेरे भी 4 लेग्स हैं, तो मैं भी एक बिल्ली हूँ। विच इज बेसिकली वॉट वी डिड इन द ट्रेन सिचुएशन ऑल्सो, कि ट्रेन है, ये भी भाग रहा है, वहां पे भी भाग रहे थे, तो ये भी लेट हो गया। तो ये जो है ये है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव मतलब डिडक्ट करना है ना, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि डिड्यूस करते हैं या फिर डिडक्ट करते हैं किसी नंबर से, कम करना। तो बड़े से छोटे स्पेसिफिक पे आना, जनरल टू पर्टिकुलर, दैट इज योर डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग इज बेसिकली जब आप एनालाइज करते हो अदर पॉसिबल रीजंस को एंड ऑब्जर्व करते हो व्हाट द मैन इज एक्चुअली डूइंग, एंड देन उसके बाद आप ड्रॉ करते हो कंक्लूजन को। ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे फोकस करते हो, स्पेसिफिक चीज पे फोकस करते हो, एंड देन आप जब ड्रॉ करते हो कंक्लूजन को, तब हम उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसमें आप फैक्ट्स पे फोकस करते हो, ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हो, पर्टिकुलर सिचुएशन पे फोकस कर रहे होते हो। ठीक है, कि अच्छा ये इंसान है, ये भागा, एंड देन उसके बाद उसने बैग लिया, फिर उसको वो बैग लेके वापस आया, इसका मतलब है कि इसका बैग अंदर था तभी वो मतलब भाग रहा था, वो बैग भूल गया था। तो ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। हमने पर्टिकुलर सिचुएशन से ही फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिराइव किया एंड देन उसके बारे में हमने आगे सोचा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक जो इंसान करता है वो हो सकता है कि आप जंप कर सकते हो कंक्लूजन्स के टूवर्ड्स।
कि हम लोग जो भी पॉसिबल फैक्ट्स है उसमें से हम लोगों ने कंक्लूजन्स बना दिया। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। तो इन दोनों एग्जाम्पल को माइंड में रख के रीजनिंग की क्या डेफिनेशन बन के आती है? रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट कंक्लूजन्स। इंफॉर्मेशन को गैदर किया पहले, फिर एनालाइज किया, फिर कंक्लूजन्स पे आए। इन दिस केस हम ये भी कह सकते हैं कि रीजनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम लोग सेम चीज ही करते हैं, मोर और लेस। अब साइंटिफिक जो रीजनिंग होती है वो यूजुअली इंडक्टिव होती है नेचर में। क्यों होती है इंडक्टिव? बिकॉज ऑब्वियसली इंडक्टिव रीजनिंग में वी यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर स्पेसिफिक टू दैट सिचुएशन, किसी अजम्पशन पे हम लोग नहीं चल रहे होते हैं। तो दैट इज वाई साइंटिफिक उसमें वो इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं। साइंटिस्ट एंड ले पर्सन कंसिडर अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस टू डिटरमाइन व्हाट जनरल रूल्स आर सराउंडिंग देम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाते हैं एनालॉजी। एनालॉजी आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि A is to B is to D is to C is to D। इसका क्या मतलब हो जाता है? अगर मैंने कहा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर इज टू फिश एज एयर इज टू ह्यूमन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि जो पानी है वो फिश के लिए है जैसे एयर इज टू ह्यूमन, या फिर व्हाइट है वो स्नो है जैसे ब्लैक इज टू कोल। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक रिलेशनशिप बनाया पहले दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एंड देन उससे हमने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप को इन्फर किया। जैसे कि अगर मैंने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर कलर को ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कोका कोला इज टू ब्लैक, कि कोका कोला जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, एंड फैंटा इज टू ऑरेंज। तो हम लोग यहाँ पे कलर की बात कर रहे हो तो आपने रिलेशनशिप डिड्यूस कर लिया। अगर मैंने कहा कि अगर कोका कोला ब्लैक कलर की है तो फैंटा क्या है? फैंटा ऑरेंज है। तो वैसे तरीके से हम लोग एनालॉजी कहते हैं इसको। यहाँ पे आप विजुअलाइज करते हो बेसिकली पर्टिकुलर चीज को। नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से क्या होता है, हम लोग जजमेंट्स के टुवर्ड्स आ जाते हैं। जजमेंट में क्या हम करते हैं, हम लोग कंक्लूजन्स बनाते हैं, अपने ओपिनियंस बनाते हैं, इवेल्युएट करते हैं उस इवेंट को देखते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स थे, बेस्ड ऑन नॉलेज एंड अवेलेबल एविडेंसेस, हमारे नॉलेज एंड एविडेंसेस के बेस में। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि एक इंसान है वो बहुत अच्छे से बोलता है, उसको बहुत पर्सुएसिव है नेचर में, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, सो ही और शी मे बी अ गुड सेल्स पर्सन बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा जो जजमेंट है ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। पर समटाइम्स जो हमारी जजमेंट होती है वो कभी कभी ऑटोमेटिक होती है, कभी कभी जजमेंट में बहुत ज्यादा टाइम होता है। ऑटोमेटिक तब होगी जब हम लोगों को हैबिट होगी किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि रेड लाइट हो गई तो हम लोगों ने गाड़ी को स्टॉप कर दिया, दैट इज एन ऑटोमेटिक जजमेंट। हाउएवर अगर मैंने आपको बोला कि कोई नॉवेल दे दी आपको मैंने और बोला अब इसको आप अंडरस्टैंड करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे बैठ के बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा थिंकिंग करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद आप बोलोगे, तो यहाँ पे आपको टाइम लग रहा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि जो जजमेंट होता है वो पर्सनल भी होता है। ठीक है, आपके पर्सनल बिलीफ एंड एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जिसको म्यूजिक का बहुत शौक है, पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप उनको आर्ट दिखाओगे तो वो ज्यादा अप्रिशिएटिव होंगे उस आर्ट के एज कम्पेयर टू समबडी जिनको उसका ज्यादा शौक नहीं होगा। इसके साथ वी ऑल्सो मेक चेंजेस इन आवर जजमेंट बेस्ड ऑन द न्यूली अक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जब भी हम लोग इन्फॉर्मेशन को नया अक्वायर करते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि किसी इंसान को किसी चीज के टुवर्ड्स अगर स्टिग्मा होता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के टुवर्ड्स किसी को स्टिग्मा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है अगर किसी इंसान को, तो उससे दूर रहना चाहिए। पर जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं दिस इज कॉमन, एंड देन उनको साइंटिफिक नॉलेज मिलती है उस चीज के बारे में, तो धीरे धीरे करके वो स्टिग्मा जो होता है वो कम होता जाता है, जो फियर होता है कम होता जाता है। वैसे ही आपका जो जजमेंट होता है चीजों के टुवर्ड्स वो चेंज होता जाता है बाय जब आपको नए नए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जाते हैं। अब डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, वी समटाइम्स चूज अमंग ऑप्शंस बेस्ड ऑन द चॉइसेस ऑफ पर्सनल सिग्निफिकेंस। हमारे पर्सनल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे करते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सप्लेन कि अगर कोई इंसान को ज्यादा आर्ट का शौक है तो वो ज्यादा अप्रिशिएटिव होगा। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। इन डिसीजन मेकिंग द प्रॉब्लम बिफोर अस इज टू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स बाय एम्प्लॉइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद ईच ऑल्टरनेटिव। ये आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि ऐसा आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, अब इनमें से चूज करो। तो दैट इज व्हाट डिसीजन मेकिंग इज अबाउट कि अच्छा मेरे को ये पर्टिकुलर चीज चूज करनी है। आप उसको चूज कैसे करते हो, आप इवेल्युएट करते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, प्रोज क्या होते हैं उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, कॉन्स क्या होते हैं वो आपके नेगेटिव फैक्टर। तो इनने प्रोज एंड कॉन्स यूज करने की जगह कॉस्ट एंड बेनिफिट कर दिया है। कॉस्ट इज द कॉन्स बेसिकली, बेनिफिट्स इज आपका प्रोज।
In decision making, we already know that various solutions are solutions and one has to be selected. तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर पाथ है, यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई होती है ऑलरेडी, थिंकिंग प्रोसेसेस हमारे पास हो गए होते हैं। अब हमें इवेल्युएट करना होता है कि अच्छा इनमें से हम लोग क्या चूज करने वाले हैं। दैट इज व्हाट डिसीजन मेकिंग इज, कि आपके पास ऑप्शंस है, अब उसमें से एक आप चीज को चूज करेंगे। अब रियल लाइफ सिचुएशन में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, तो सबके डिसीजंस भी डिफरेंट होंगे। ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता कि अगर किसी ने साइंस डिसाइड किया है कि लेना ही लेना है 10th के बाद तो सब अब लोग साइंस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान पे डिपेंडेंट होता है। सम पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज, अदर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कॉमर्स। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या सा पर्टिकुलर चॉइस लेनी है। तो डिसीजन मेकिंग इज अगेन अ वेरी पर्सनल प्रोसेस एंड इन रियल लाइफ सिचुएशंस वी टेक अ लॉट ऑफ क्विक डिसीजंस। तो हमारे पास कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत क्विकली डिसीजन लेने पड़ते हैं, कि अच्छा अभी अचानक से सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है, तो अब हम लोगों को केक ऑर्डर करना है। तो आप हर केक के फ्लेवर को नहीं सोचने बैठ जाओगे, आप फटाफट डिसीजन लोगे, जो भी डिसीजन सबसे फटाफट आप कर सकते हो एग्जीक्यूट वो करोगे। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता यूजुअली टू थॉरली प्रोसेस ऑल द वेरियस ऑप्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है, ऑब्वियसली क्रिएटिव थिंकिंग मतलब हम लोग जब बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी सोच के हमारे दिमाग में सबसे पहले था आर्ट, है ना। म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, पोएट्री हो गया। इसके साथ साथ साइंटिफिक फील्ड में जब इन्वेंशंस होते हैं, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाया होगा, किसी ने लैपटॉप बनाया होगा, इंटरनेट बनाया होगा, तो ये सारे इन्वेंशंस हैं, ये क्रिएटिविटी का एक रिजल्ट है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा फायर कैसे आया होगा, ये नई चीजें कैसे आई होंगी। एवरीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। किसी इंसान ने इनके बारे में सोचा होगा एंड देन उसके बाद वो ओरिजिनल आइडिया बन के वो चीज आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है अबाउट एडी कार्वे, जो एक बॉटनिस्ट है हमारी कंट्री से, जिनको अवार्ड मिला था फॉर डिवाइजिंग अ स्मोकलेस चूल्हा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास 11 के स्टूडेंट थे आशीष पनवर, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था फॉर 5 फीट टॉल रोबोट को बनाने के लिए एट द फर्स्ट इंटरनेशनल रोबोटिक्स ओलंपियाड व्हिच वाज हेल्ड एट ग्लासगो। सो दीज आर पीपल जिनका क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, राइट। इनकी क्रिएटिविटी लेवल से इन लोगों ने ऐसी चीजें मतलब अचीव कर ली हैं जिससे बहुत ज्यादा सोसाइटी को बाय एंड लार्ज मदद मिलती है। बट क्या सिर्फ यही लोग क्रिएटिव हम इनको डीम कर सकते हैं? क्या हम जैसे लोग जो ऑर्डिनरी हैं फिलहाल के लिए एटलीस्ट, तो हम जैसे लोग, क्या हम लोग क्रिएटिव नहीं है? तो ये कहना गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी आपके ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में भी एक्सप्रेस की जा सकती है। आपने ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में कुछ नया जैसे खाने को बना दिया, आपने नोटिस किया कि अच्छा मैं चाय में अगर ये स्पाइसेस डालती हूँ तो मेरी चाय और अच्छी बन जाती है, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। आपने कुछ नया करा है यहाँ पे, ठीक है। And it can also be reflected in things like writing, teaching, cooking, enacting roles, storytelling, dialogues, asking story, playing game, trying to solve problems day to day life में जो आते रहते हैं। तो ये सारी चीजों में आपकी क्रिएटिविटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब नेचर क्या होता है आपके क्रिएटिव थिंकिंग का? क्रिएटिव थिंकिंग में सबसे पहली चीज है, सबसे बेसिक प्रेमिस होता है कि आप कुछ नए चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ एक नई चीज को प्रोड्यूस करना सही नहीं है। अगर मैंने कहा कि कोई एक ब्रांड है, उसने चॉकलेट बनाया एंड देन उसके बाद से सारे ब्रांड्स जो थे उनने भी चॉकलेट बनाना शुरू कर दिया, तो वो लोग भी कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे वो जो नया प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ओरिजिनलिटी लैक कर रहा है, ठीक है। किसी ने ऑलरेडी वो काम कर रखा है, अब उसको आप वापस से बार बार बना रहे हो, तो दैट इज जस्ट यू मेकिंग समथिंग न्यू, बट आप कुछ ओरिजिनल नहीं बना रहे हो। ओरिजिनलिटी तब आती है जब आप कुछ अलग, कुछ हटके करते हो। तो ओरिजिनलिटी का भी होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्रिएटिव थिंकिंग में, कि अब जैसा ये चॉकलेट है, अब इसके वेरियस फ्लेवर्स बनाते हैं, तो वो ओरिजिनलिटी हो जाता है, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग में यहाँ पे ओरिजिनलिटी भी आ जाता है, यूनिकनेस भी आ जाता है। ब्रूनर ने कहा था कि क्रिएटिव थिंकिंग में एक इफेक्टिव सरप्राइज वाला फिगर होना चाहिए। इफ द प्रोडक्ट और आइडिया इज अनयूजुअल, द रिस्पॉन्स ऑफ द majority of people who experience it is one of instant surprise of being startled कि अरे वाह ये क्या हो गया। क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो उसके अप्रोप्रिएटनेस में भी डिफाइन की जाती है, ठीक है। कि बस ये कहना कि जब कि कोई गैजेट बनाएंगे जिसमें आप ऐसे मैट रखोगे और जो भी फूड आइटम सोचोगे वो आ जाएगा, या फिर मैं टाइम मशीन बनाऊंगा, तो ये सारी चीजें दे आर क्रिएटिव आइडियाज बट दे आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी, ठीक है। दे आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी, तो ये रियलिटी से हटके हो जाते हैं। दे आर नॉट अप्रोप्रिएट आइडियाज बिकॉज आप उनको रियलिटी में नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्रिएटिव थिंकिंग में आपको उन आइडिया को रियलिटी में ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दोज आइडियाज टू बी रियलिटी ओरिएंटेड, अप्रोप्रिएट, कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल।
यहाँ पे जेपी गिलफोर्ड जो थे, जेपी गिलफोर्ड वाज अ पायनियर इन दिस क्रिएटिविटी का रिसर्च। उन्होंने प्रपोज किया दो टाइप के थिंकिंग को। उन्होंने कहा एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा फिजिक्स में। कन्वर्जेंट मतलब जब कन्वर्ज करते हैं, एक पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। तो जब आपका कोई भी प्रॉब्लम दिया होता है उसका सिर्फ एक आंसर होता है। ये कब होता है? जैसे साइंस एंड मैथ्स में, ठीक है, जैसे 2+2 = 4। तो यहाँ पे बस एक और एक ही आंसर आ सकता है, तो वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब सारी थिंकिंग आपकी एक आंसर के टुवर्ड्स जा रही होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी आपको बुक दी, स्टोरी दिया आपको, एंड देन पूछा इस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया होगा, तो हर इंसान का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा उस सिचुएशन के बारे में। तो दैट इज व्हाट डाइवर्जेंट थिंकिंग इज। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हो, या बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाता है, एंड यू कैन कम टू मल्टीपल सोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो होती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी इज बेसिकली योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज फॉर अ गिवन टास्क और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है उसके बारे में आप कितनी ज्यादा आइडियाज ला सकते हो, कितने ज्यादा पॉसिबल सोल्यूशंस ला सकते हो, दैट इज योर फ्लुएंसी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप सिर्फ एक ही टाइप के सोल्यूशंस ला रहे हो, ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे कप है, तो उस कप को कंटेनर बना दो, उस कप में प्लांट डाल दो, उस कप में पानी डाल दो, उस कप में फैंटा डाल दो। तो ये सारी जो है उसमें आप कप को कंटेनर की तरह ही यूज कर रहे हो, डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर रहे हो, बट उसका रोल वही है। बट अगर आपने कहा कि अच्छा कप को हम लोग सर्कल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कप को काट के हम लोग कुछ नया कुछ बनाते हैं, तो दैट इज शोज योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग। आप बहुत सारे डायरेक्शंस में सोच रहे हो, दिस इज व्हाई योर थिंकिंग इज सेड टू बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज योर ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज दैट आर रेयर और अनयूजुअल बाय सीइंग न्यू रिलेशनशिप, combining old ideas with new ones, looking at things from a different perspectives। ठीक है, पुराने नए आइडियाज को मिलाना, नए पर्सपेक्टिव से देखना, डिफरेंट एंगल से देखना उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, वहां से आपकी ओरिजिनलिटी डेवलप करती है। रिसर्च ने ये देखा है कि ओरिजिनलिटी का होने के लिए फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट जो है द फोर्थ फैक्टर विच इज एलैबोरेशन। इट इज द एबिलिटी विच enables a person to go into detail and work out the implications of the new idea। उस चीज के बारे में इलेबोरेट करना, और ज्यादा गहराई में सोचना, उसके फैक्टर्स को और ज्यादा समझना, क्रिएटिव थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसका नाम है एलैबोरेशन। ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो फैसिलिटेट करती है जनरेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ आइडियाज। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यही लिख रखा है कि अगर मैं फूड प्रोडक्शन की बात करूंगी तो लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात करेंगे, बट देन देयर विल बी समबडी हु विल कम विद अ यूनिक इन्वेंशन आइडिया, कि थिंक ऑफ अ कल्टिवेशन इन अ डेजर्ट फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रोटीन फ्रॉम वीड्स। तो ये ऐसे बहुत सारे जब आपके पास आइडियाज आते जाते हैं बहुत ज्यादा किस्म के, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। एंड अगर हम लोग अपने माइंड को अलाउ करेंगे इन रिमोट एसोसिएशंस को बनाने के लिए, तब हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे वो बेटर सोल्यूशन आएंगे, बिकॉज हम लोग ज्यादा ब्रॉड उसमें फोकस कर पाएंगे। और तभी हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों का इक्वल रोल आता है इन क्रिएटिव थिंकिंग। थोड़े लोग होते हैं उनको लगता है कि कन्वर्जेंट में तो एक ही आंसर आएगा, डाइवर्जेंट इज दी ओनली क्रिएटिव थिंकिंग, दैट इज रॉन्ग। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज एसेंशियल जब आपको जनरेट करना होता है वाइड आइडियाज को, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज जब आपको बनाने होते हैं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का होना जरूरी होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तब जरूरी होता है जब आपको एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर आना होता है, अप्रोप्रिएट आइडिया, मोस्ट यूजफुल आइडिया के ऊपर आना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लेटरल थिंकिंग के बारे में दे रखा है। तो एडवर्ड द बोनो जो थे उन्होंने लेटरल थिंकिंग का टर्म यूज किया था। तो बेसिकली द टर्म डाइवर्जेंट थिंकिंग ना यूज करके उन्होंने लेटरल थिंकिंग यूज किया। एंड जो टर्म हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग की जगह उन्होंने वर्टिकल थिंकिंग कहा। उन्होंने कहा कि वर्टिकल थिंकिंग इज बेसिकली लाइक अ स्ट्रेट लाइन, आप आगे और पीछे चल रहे हो उस चीज के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे गड्ढा होता है, तो वर्टिकल थिंकिंग में आप उस गड्ढे को बस खोदे जा रहे हो, उसी के अंदर अंदर तो सेम डायरेक्शन में गड्ढा खोद रहा है। बट लैटरल थिंकिंग में आप उस गड्ढे को मल्टीपल जगह में खोद रहे हो, ठीक है, मल्टीपल गड्ढे खोद रहे हो, तब होती है आपकी लैटरल थिंकिंग। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है इन हिज बुक सिक्स थिंकिंग हैट का टेक्निक में। तो सिक्स थिंकिंग हैट में बेसिकली उन्होंने 6 हैट्स लिए हैं जिनको उन्होंने कलर कोड कर दिया। ये एक्चुअल में हैट्स नहीं, जस्ट लाइक अ मेटाफोरिकल एग्जांपल, कि जब भी आपको किसी भी सिचुएशन में आते हो तो किस तरीके से आपको सोचना चाहिए वो आप उस कलर कोडेड उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है।
तो यहाँ पे उन्होंने जैसे कह रखा है कि व्हाइट हैट जो होता है उसका मतलब होता है गैदर करना इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। रेड हैट में आप एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स दिखाते हैं। ब्लैक हैट रिप्रेजेंट्स जजमेंट, कॉशन, लॉजिक। येलो हैट इज बेसिकली अबाउट कवर थिंकिंग ऑन व्हाट विल वर्क एंड व्हाई इट विल बी बेनिफिशियल। ग्रीन हैट आपका क्रिएटिविटी दिखाता है, ऑल्टरनेटिव्स दिखाता है। ब्लू हैट रिप्रेजेंट्स थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसेस एंड नॉट एज मच अबाउट द आइडियाज। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारे हैट्स का अपना डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। एंड जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन के बेसिस पे हमको डिफाइन करना होता है कि हम किस हैट का यूज करेंगे। यहाँ पे जब मैं हैट कहती हूँ, ऑब्वियसली आई मीन किस टाइप ऑफ थिंकिंग का यूज करना बेटर रहेगा। तो उन्होंने इसको हैट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे इंसान को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, हम बेसिकली उसको हम लोग देखने वाले हैं अभी। रिसर्च ने यहाँ पे देखा है कि इट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट थिंकिंग ऑफ न्यू एंड अनयूजुअल आइडियाज इन्वॉल्व मोर देन अ फ्लैश ऑफ इंसाइट। सिर्फ एक इंसाइट नहीं आती कि अचानक से ओ अच्छा आहा मोमेंट, सिर्फ ये नहीं होता है, कभी कभी जरूर हो जाता है, बट आपको जब क्रिएटिव थिंकिंग करनी होती है प्रॉपरली, तब आपको सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। The starting point in creative process is the need to think or bring out something new which initiates the effort. ठीक है, सबसे पहली जो चीज होती है वो आपके प्रेपरेशन स्टेज में आती है। प्रेपरेशन स्टेज में क्या होता है, आप बेसिकली नोटिस करते हो कि आपके अराउंड प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को नोटिस करते हो, आप उसके बेसिकली उसके इन्फॉर्मेशन को देखते हो, बैकग्राउंड चेक करते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके देखते हो, एंड देन उसके बाद आपका क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाता है। अच्छा ओके, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसके ये फीचर्स हैं, अब हम सोचते हैं कि हम इसके सोल्यूशंस पे कैसे आ सकते हैं। अब जब सॉल्यूशंस की जब बात आती है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑब्वियसली जरूरी हो जाता है, बिकॉज डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सोच रहा होता है ना, उनको कभी कभी वो स्टक हो जाते हैं किसी प्लेस पे। तो आप नोटिस करेंगे जब भी आप किसी चीज का आंसर लिख रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, आप स्टक हो जाते हैं, आपको उसके आगे क्या लिखना है समझ में नहीं आता। तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंक्यूबेशन। जब आप ब्रेक पे होते हैं, ठीक है, आप ब्रेक पे होते हैं, अब आपके उसमें ज्यादा कुछ क्रिएटिव थॉट प्रोसेसेस नहीं आ रहे होते हैं, तो ये जो इंक्यूबेशन का पीरियड है ये भी काफी जरूरी होता है। रिसर्च ने ये दिखाया है दैट क्रिएटिव आइडियाज मे नॉट अकर इमीडिएटली ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन व्हेन द इंडिविजुअल इज नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम बट सीकिंग रिलैक्सेशन फ्रॉम द conscious effort. They may occur or strike when the person is doing something else, for example going to sleep, waking up and taking a walk, ऐसे ही आराम से जब चल रहा होता है। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि कभी कभी हम लोग जैसे कुछ लिख रहे होते हैं तो हम ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज हम लोग उसके आगे सोच नहीं पाते हैं, एंड हम उस ब्रेक में हमको अचानक से हिट करता है। जब हम लोग कुछ ऐसे लेजर की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, हमें हिट करता है, अच्छा ओ ये चीजें हम लोग आगे जाके लिख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट। इल्यूमिनेशन इज द आहा मोमेंट। ओके फाइन, आई हैव फाउंड इट। जब आपको फाइनली एक तरीके का एक इमर्जेंस आ जाता है आपके क्रिएटिव आइडियाज का। एंड द लास्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन, व्हेन द वर्थ और द अप्रोप्रिएटनेस जो होती है आपके आइडिया की, उसको चेक किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसे जज किया जाता है। दैट इज योर फाइनल स्टेज। अब स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है क्रिएटिव थिंकिंग में, रिसर्च ने यहाँ पे देखा है ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पीपल हैव रिवील्ड दैट देयर आर सर्टेन एटीट्यूड्स, डिस्पोजिशन एंड स्किल जो फैसिलिटेट करती है क्रिएटिव थिंकिंग में। सबसे पहले becoming more aware and sensitive to be able to notice and respond to feelings, sight, sound, texture around you. आपके अराउंड जो फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर जो फीलिंग्स है, लोगों की फीलिंग्स हैं, साइट है, सराउंडिंग्स हैं, बेसिकली ऑल टाइप ऑफ सेंसरी जो चीजें हैं, उनको नोटिस करने जब आप लग जाओगे तो आप ज्यादा बेटरली क्रिएटिव थिंकिंग कर पाओगे। तभी जो पोएट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आप देखोगे वो बहुत सारे सटल डिटेल्स में जाते हैं चीजों के बारे में, वो हर चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, एंड तभी उनकी पेंटिंग में भी आप देखोगे हर चीज को वो इतने अच्छे डिटेल में बनाते हैं। देन यू विल सी जनरेट एज मेनी आइडियाज, रिस्पॉन्सेज, सोल्यूशन और सजेशन ऑन अ गिवन टास्क और सिचुएशन टू इंक्रीज योर फ्लो ऑफ थॉट। जितने आप आइडियाज ला सकते हो, जितना ज्यादा आप थिंकिंग कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, उतना ज्यादा आप थिंकिंग को एग्जीक्यूट करें। एंड यहाँ पे ऑसबॉर्न ने एक पर्टिकुलर टेक्निक दी थी जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग आपकी फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की। इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो आइडियाज को प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट थिंकिंग कि ये कितना अप्रोप्रिएट है या फिर ये कितना एक्चुअली में वैल्यूएबल आइडिया है। तो फॉर एग्जाम्पल कल आपके
पेरेंट का बर्थडे है या फिर किसी फ्रेंड का बर्थडे है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो कोई भी टाइप के आइडियाज देते रहो, ठीक है, इवन इफ इट्स समथिंग लाइक कि ट्रेन पकड़ के बाहर चले जाते हैं, तो आपको अप्रोप्रिएट उतना नहीं है ये आइडिया, आप उसको बाद में सोचोगे अच्छा कि नहीं भाई ट्रेन की टिकट भी लगती है, ये भी लगती है, बट उन आइडिया के प्रोडक्शन को रोको मत। आप सोचते जाओ जब तक आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे ना जाओ, मतलब कि जब तक आप सोच सकते हो तब तक आप उन आइडियाज को प्रोड्यूस करते जाओ, एंड देन बाद में डिसाइड करो कि अच्छा ये आइडियाज वर्थ हैं, हम इसको एक्चुअली में कर सकते हैं या नहीं। तो इसको बेसिकली कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। अब थॉट एंड लैंग्वेज जो है ये काफी इंटरलिंक्ड चीजें हैं। अभी तक मैंने आपको थिंकिंग समझाया, किस वे में समझाया? लैंग्वेज के थ्रू। आई वॉज यूजिंग द लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी इंग्लिश इनका मिक्स करके मैंने आपको थिंकिंग प्रोसेसेस के बारे में समझाया। तो ऑब्वियसली थिंकिंग एंड जो लैंग्वेज होता है दे गो हैंड इन हैंड, इनका कोई ना कोई तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली होगा ही होगा। अब लैंग्वेज एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट की अगर बात करें तो हिंदी में जैसे कि हम लोगों के जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मामा मामी, चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, ताऊ जी ताई जी, तो ये सारे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप में। बट इंग्लिश में हम नोटिस करेंगे तो वो अंकल आंटी कहते हैं, ठीक है, चाहे वो उनकी बुआ हो चाहे वो उनकी मौसी हो, वो अंकल उनको आंटी ही बुलाते हैं। एंड सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि सर्टेन जो ट्राइब्स होते हैं उनके पास स्नो के लिए ज्यादा वर्ड होता है, ठीक है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो स्नो को के लिए उनके पास 50 वर्ड्स होंगे, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको पर्टिकुलर कलर के लिए 50 वर्ड होंगे, बट हम लोगों के पास सिर्फ एक या दो वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे ही रीजन टू रीजन आपकी लैंग्वेज डिफर करती जाती है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थ्योरिस्ट हैं, वन ऑफ देम बीइंग बेंजामिन ली वॉल्फ, जिन्होंने आइडिया दिया है कि लैंग्वेज जो होता है वो डिटरमाइन करती है द कंटेंट ऑफ योर थॉट। जैसे आप सोचते हो दैट इज डिटरमाइंड बाय योर लैंग्वेज। इसको कहा जाता है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका एक स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है, स्ट्रॉन्ग वर्जन मतलब बहुत ज्यादा, इसका रेडिकल वर्जन है, ये बिलीव करता है कि what and how individuals can possibly think is determined by the language and the linguistic categories they use. इसको बेसिकली कहा जाता है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। एसेंशियली वो यही कह रहा है कि जो आप लैंग्वेज का यूज करते हो वैसे आपके कंटेंट जो आप सोच रहे हो वो डिसाइड किया जाता है। अब ये उतना ज्यादा भी ट्रू नहीं है, बिकॉज जो लोग होते हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं होते हैं अपने डिक्शनरी में, वो भी उन चीजों से एसोसिएट कर जाते हैं मोर और लेस। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एविडेंस देखने को मिला है कि सेम लेवल और क्वालिटी ऑफ थॉट्स देखा जा चुका है लोगों के अंदर, बट थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी देखने को मिली है। तो इस थ्योरी में ज्यादा बैकिंग वो भी नहीं है, मतलब ऑपोजिशन भी उतना ही है जितना इस थ्योरी के बारे में सपोर्ट है। देन वी हैव जॉन पियाजे हु इज बेसिकली अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा इनके बारे में। ही बिलीव दैट जो आपके थॉट प्रोसेसेस होते हैं नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रीसीड्स इट, मतलब कि आपकी थिंकिंग इज बिफोर योर लैंग्वेज। यहाँ पे ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके बच्चे होते हैं वो जब इमिटेट करते हैं पेरेंट्स को या फिर सराउंडिंग को, जब उनका लैंग्वेज नहीं डेवलप होता, जब एकदम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तब वो इमिटेट करते हैं, वो देखते हैं अच्छा वो पानी को ऐसे पिया जाता है, या फिर जब चोट लगती है तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, इन सिचुएशंस में ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो वो नोटिस करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन उसके बाद उनके बिहेवियर में दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो थिंकिंग किया होगा उन्होंने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब उनके पास लैंग्वेज ही नहीं है तो वो कुछ सोचेंगे भी नहीं। तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ जॉन पियाजे कि लैंग्वेज जो होता है इट इज जस्ट अ वन व्हीकल ऑफ थिंकिंग, ठीक है, बस एक तरीका है थिंकिंग का जो ऑब्वियसली आगे वाले स्टेजेस में बहुत ज्यादा काम आता है। अडल्टहुड में वी थिंक मोस्टली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ओनली, बट जो लोग जो पहले होते थे बहुत यंग एज में, हम लोग सिंबॉलिक थिंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पियाजे बिलीव दैट दो लैंग्वेज कैन बी टॉट टू चिल्ड्रन, understanding of words require knowledge of the underlying concept. Thus, thought is basic and necessary if language is to be learned. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर आपको लैंग्वेज को सीखना ही है उसके लिए भी थिंकिंग जरूरी होती है, उसके लिए भी एक नॉलेज सिस्टम का होना जरूरी हो जाता है। देन यहाँ पे लियो विगोत्स्की करके एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एंड जो थिंकिंग होता है वो डिफरेंट चीजें होती है 2 years की एज तक, मतलब 2 साल से पहले तक ये दोनों डिफरेंट चीज होती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके मर्ज होने लग जाती है। तो ये कह रहे थे कि जो आपके बच्चे जो ब्लैबर करते हैं वो एक तरीके का ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस होता है बच्चों का बेसिकली, एंड ये इसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं वो 2 साल के बाद मैनिपुलेट कर पाते हैं अपने थॉट्स को। एंड ही बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थिंकिंग बिकम्स इंटरडिपेंडेंट, द डेवलपमेंट ऑफ योर आइडियाज डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इनर स्पीच एंड वाइस वर्सा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप थॉट्स जो होते हैं दे कैन एग्जिस्ट विदाउट लैंग्वेज, जैसे कि नॉन वर्बल थॉट्स जो होते हैं, एंड कभी कभी आपकी लैंग्वेज कैन एग्जिस्ट विदाउट थॉट। हाउ
कैन लैंग्वेज एग्जिस्ट विदाउट थॉट? आप नोटिस करोगे कि कभी कभी जब हम लोग ऐसे हाय हेलो कर रहे होते हैं तो लोग जब बोलते हैं ओ हाउ आर यू, तो आपके मुंह से तुरंत निकलता है ओ आई एम फाइन, ठीक है, इवन दो इफ यू माइट नॉट बी फाइन। तो यहाँ पे आपने बिना सोचे जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो दैट इज व्हेन योर लैंग्वेज इज अकरिंग विदाउट दोस थॉट्स। तो ऐसे प्रेजेंट डे में भी आप नोटिस कर सकते हो कि ऐसे सिचुएशंस आती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे इट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज के यूजेज के बारे में, ठीक है। मीनिंग एंड नेचर क्या है लैंग्वेज का, उसको हम लोग यहाँ पे आके पढ़ने वाले हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज एंड फीलिंग्स, नॉर विल यू बी एबल टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू नो व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। ये लैंग्वेज का होना इसलिए जरूरी है जिससे हम अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाए, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, सामने वाला क्या फील कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करें और उनको हेल्प कर पाए। तो ये एक सोशल बॉन्डिंग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे करके मम्मा मम्मा पापा पापा बोलना सबसे पहले यही शुरू करते हैं। वाई? बिकॉज दे नो कि वो अपने जो नीड्स हैं उसको कम्युनिकेट करना वहां से सीखते हैं। एंड देन यू विल फाइंड आउट यू नो कि जब उनको कंबाइन करते हो देन उसके बाद आपके वो पर्टिकुलर पेरेंट आपके पास आता है। अगर मम्मा चाहिए तो माँ माँ को कंबाइन करो, एंड देन अगर पापा चाहिए तो पापा को कंबाइन करो, एंड देन उसके बाद वो पर्टिकुलर पेरेंट आपके पास आ जाता है। इनिशियली यू लर्न टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज विच वॉज टॉट टू यू एट होम। जो आपको घर पे जो लैंग्वेज होती है वो सीखा, फिर उसके बाद आप स्कूल जाना शुरू करते हो, बाहर जाना शुरू करते हो, वो वाली लैंग्वेज शुरू करी। फिर आप हायर क्लासेस में जाते हो, जब आपकी एक थर्ड लैंग्वेज करके आती है तो आपने वो उस लैंग्वेज को सीखा। तो ऐसे करके आपने जब एकदम जब आप बच्चे थे, जब एक छोटे छोटे वर्ड यूज करते थे, टू नाउ व्हेन अ लॉट ऑफ अस विल बी नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ये जो जर्नी है इट हैज बीन अ वेरी ड्रास्टिक जर्नी एंड इट हैज बीन अ वेरी फैसिनेटिंग जर्नी एक तरीके से। तो लैंग्वेज होता क्या है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है। Language consists of a system of symbols which are organized by means of certain rules that will be used to communicate with each other। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं, ये वर्ड्स तभी मीनिंगफुल बन पाते हैं जब इसके पीछे कोई मीनिंग हो, ठीक है। ये तब मीनिंगफुल हो पाते हैं इसके पीछे मीनिंग हो। जब मैं होम कहती हूँ तो आपके दिमाग में होम की पिक्चर आती है। जब मैं आपको कहती हूँ स्कूल तो स्कूल का पिक्चर आता है, अच्छा स्कूल के ये फीचर्स होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके पास एक मीनिंग है, तभी ये एक सिंबॉलिक चीज हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके रूल्स होना जरूरी होता है। रूल्स का क्या मतलब होता है, ग्रामर के रूल्स, ठीक है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको सेंस बनाना होता है, एक प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चरिंग होना होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल बोलेंगे, नॉट स्कूल आई एम गोइंग आई, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रूल को भी आपको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली कम्युनिकेटिंग वंस थॉट्स आइडियाज इंटेंशन एंड फीलिंग्स टू अदर्स के लिए लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू टीच साइन लैंग्वेजेस, सिंबल्स वगैरह सब कुछ हर जानवर पे उन्होंने सिखाया है। बट हमने ये नोटिस किया है कि जो ह्यूमन कैपेसिटी है टू लर्न दीज थिंग्स आर बियॉन्ड दैट ऑफ एनी अदर एनिमल्स। का क्या मतलब है कि ह्यूमन बींग्स हम लोग, हमारी कैपेसिटी टू लर्न दीज थिंग्स इज वे मोर बेटर देन फॉर अदर एनिमल्स। और हमारे पास एक रेगुलरिटी है, मतलब दुनिया के हर कोने में हर बच्चा एक तरीके से सीखता है लैंग्वेज को, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है। सबका रेट ऑफ लर्निंग डिफर करता है, थोड़े लोग थोड़े जल्दी सीख लेते हैं, थोड़े लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। बट जो पैटर्न होता है सीखने का कि पहले वो ये सीखेगा फिर वो होगा फिर ये होगा, ये कहीं ना कहीं सेम होता है। अब ये क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। द फर्स्ट साउंड विच द बेबी मेक्स इज क्राइंग साउंड, ठीक है। ऑब्वियसली जब उनको कुछ नीड होता है तो उनको नीड को एक्सप्रेस करना होगा, तो वो क्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इनिशियल क्राइंग जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, हर चीज के लिए वो सेम तरीके से ही रोते हैं। बट धीरे धीरे करके उनके पिचेस में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। मतलब कि अगर उनको भूख लग रही है तो वो एक तरीके से रोएंगे, अगर उनको मतलब कुछ पेन हो रहा है या फिर उनको नींद आ रही होती है तो वो एक तरीके से रोएंगे। तो आप नोटिस करोगे कि पहले ये जो अनडिफरेंशिएटेड था अब ये डिफरेंशिएट होने लग जाता है। अब आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत फटाफट पता लग जाता है, अच्छा ये अब ऐसे रो रहा है तो मतलब इसको भूख लग रही है, अब ऐसे रो रहा है तो मतलब इसको नींद आ रही है। तो ये यहाँ पे 6 साल की एज में जो मतलब 6 महीने के एज में जो बच्चा होता है वो बैबल करना शुरू कर देता है। बैबल का क्या मतलब होता है कि वो वर्ड्स यूज करने लग जाता है कि अच्छा बा माँ, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। 9 मंथ्स की एज पे दीज गेट कंबाइंड एंड गेट एलैबोरेटेड टू स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, जैसे डाडा डाडा डा, बड़े बड़े वर्ड्स जो होते हैं उसको यूज करना यहाँ पे शुरू कर दिया जाता है।
लेटर जो बैबलिंग्स होती है, अर्ली उसमें जो बैबलिंग्स होती है वो एक्सीडेंटल होती है, रैंडम, ठीक है, अचानक से वो बोलते रहते हैं, बट धीरे धीरे करके ये जो बैबलिंग्स होती हैं वो इमिटेट करने लग जाते हैं अपने अडल्ट वॉइसेस को, ठीक है। वो नोटिस करते हैं कि अच्छा अडल्ट ऐसे बात करते हैं, तो वो भी ट्राई करते हैं उस तरीके से बोलने का, तो वो उनकी बैबलिंग्स वैसे बन जाती है। फर्स्ट बर्थडे के अराउंड जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली अपना वन वर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं। देयर फर्स्ट वर्ड्स यूजुअली कंटेन द सिलेबल माँ या फिर डा, ऑब्वियसली बिकॉज मम्मा को बुलाने के लिए मदर, मॉम, माँ, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सली ये सेम होते हैं, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को बुलाना यहाँ से शुरू करते हैं। एंड देन उसके बाद दे मूव ऑन टू अ फेज जहाँ पे वो दो कंबाइन टू फॉर्म होल सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, तो इस फेज को कहा जाता है होलो फ्रेजेस। 18 to 20 months के जो एज पे जो चिल्ड्रन होते हैं दे एंटर अ टू वर्ड स्टेज एंड दे बिगिन टू यूज टू वर्ड्स टुगेदर, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो टू वर्ड्स होते हैं ये यूजुअली नाउन्स एंड वर्ब होते हैं, ठीक है, जैसे मी गो, कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, शी हर्ट, इसने मेरे को हर्ट किया, तो ऐसे ऐसे चीजें करके वो धीरे धीरे करके बोलना शुरू करते हैं। एंड देन उसके बाद बियॉन्ड 2.5 years चिल्ड्रन की जो लैंग्वेज होती है इट गेट्स फोकस्ड ऑन द रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब देन उसके बाद वो धीरे धीरे करके ग्रामर के रूल को पकड़ना शुरू करते हैं एंड प्रॉपर प्रॉपर सेंटेंसेस बनाना वो शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट होता है अबाउट लैंग्वेज अक्वायर कैसे होती है। तो लाइक मोस्ट थिंग्स इन साइकोलॉजी उसका दो प्रेमिसेस होते हैं, नेचर के बेसिस पे भी एंड नर्चर के बेसिस पे भी। वैसे ही लैंग्वेज को भी ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि हाँ नेचर का भी वही रोल है एंड नर्चर का भी इस तरीके में रोल प्ले किया जाता है। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो अग्री करते हैं कि हाँ बोथ नेचर एंड नर्चर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग B.F. स्किनर की बात करेंगे, हु इज अ बिहेवियरिस्ट, ठीक है। ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज होता है वो हम लोग सेम वे में अक्वायर करते हैं एज एनिमल्स लर्न टू पिक कीज और प्रेस बार्स, तो सेम तरीके से हम लोग लर्न करते हैं लैंग्वेज को। सबसे पहले हम लोग एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे कि बॉटल जो है उसको हम बॉटल वर्ड से एसोसिएट करते हैं, फिर हम इमिटेट करते हैं कि अच्छा जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो अडल्ट्स हैं हमारे अराउंड वो उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन री जब हमको मिलता है, जब आपने पढ़ा होगा लर्निंग वाले चैप्टर में, री जब मिलता है आपको पेरेंट्स के टुवर्ड्स से, जब वो पुश करते हैं अच्छा वाओ आपने ये वर्ड बोला है, देन आपको वो प्रेज करते हैं या फिर किसी तरीके से आपको बेटर फील कराते हैं, तब वो री होता जाता है। एंड धीरे धीरे ऐसे करके स्किनर कहते हैं कि आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं। नोम चॉम्स्की जो थे वो इज अ वेरी फेमस लिंग्विस्ट, वो कहते हैं कि आपका जो लैंग्वेज है, the rate at which children acquire words and grammar without being taught can not be explained only by learning principles। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रिंसिपल्स पे बिलीव करने से आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा क्रिटिकल पीरियड होता है, अ पीरियड व्हेन लर्निंग मस्ट अकर इफ इट इज टू अकर सक्सेसफुली फॉर लर्निंग लैंग्वेज। बचपन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बचपन में ही लैंग्वेज सीखो। आप जब लैंग्वेज का ग्राफ देखेंगे आप नोटिस करेंगे कि अर्ली एजेस में लैंग्वेज सीखना इज मच मोर इजियर देन आपके ग्रोइंग एज में। एट दिस एज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज एज कम्पेयर टू जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं। तो इसको इसलिए उन्होंने ऐसे डिफाइन किया चॉम्स्की ने, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट की तरह होती है, गिवन एडिक्वेट केयर इट जस्ट हैपेंस टू द चाइल्ड। मतलब कि जो बच्चा होता है वो बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज होता है, बायोलॉजिकली उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो लैंग्वेज को अक्वायर कर सके। सो दिस इज समथिंग वो जो नेचुरली तभी पिकअप कर पाते हैं बिकॉज उस टाइम पे बच्चा बायोलॉजिकली रेडी होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे B.F. स्किनर इसको एक लर्निंग के तरीके से दिखा रहे हैं, नोम चॉम्स्की उसको एक बायोलॉजिकल बेसिस के टूवर्ड्स दिखा रहे हैं, क्यों हम लोग इतने फटाफट इन चीजों को सीख सकते हैं। फाइनल यहाँ पे जो आपका टॉपिक है इट्स अबाउट लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज यूज इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशली अप्रोप्रिएट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आपको वोकैबुलरी होना, क्या सिंटैक्स यूज करते हो, इससे सिर्फ आप इसे श्योर नहीं कर सकते अ प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज टू अचीव द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ वेराइटी ऑफ सोशल सिचुएशंस। ठीक है, यहाँ पे इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली सर्व दीज सोशल गोल्स, लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड pragmatically correct और contextually appropriate besides being grammatically and मीनिंगफुल। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे प्रेगमेटिज्म पे भी देखना होगा कि कितना प्रैक्टिकली आप उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, हर चीज का ध्यान देना होगा। सिर्फ जो ग्रामर के रूल्स हैं उसके बेसिस पे नहीं हो सकता, आप उसको कहाँ पे यूज कर रहे हो, कितना प्रैक्टिकल है आपको उस चीज को यूज करने का, इन सब चीजों से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका लैंग्वेज का यूज कैसे है। जैसे कि किसी किसी सिचुएशन में आपको प्लीज यूज करना जरूरी हो जाता है, जब आप एल्डर से बात कर रहे हो तो कैन यू प्लीज मूव, या अगर किसी बच्चे से बात कर रहे हो जिसको आप बहुत ज्यादा क्लोज हो इंसान से, तो कैन यू मूव यूज करने का। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं उनका बहुत ज्यादा सटल डिफरेंस हो जाता है। प्लीज इज मोर पोलाइट,
कैन यू मूव में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा शायद से ये रूड हो रहा है अगर इफ यू डोंट नो दैट पर्सन। तो ये जो लैंग्वेज यूजेज होता है उसमें कॉन्टेक्स्ट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। Last topic which will be covering in this chapter is bilingualism and multilingualism. Bilingualism, multilingualism हम सब जानते हैं। Bilingual वो लोग होते हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। Multilingual बोलते हैं जो 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। यहाँ पे मदर टंग का बेसिकली मतलब यही होता है नेटिव लैंग्वेज, जो घर पे लैंग्वेज बोली जाती है, जो मम्मी ने लैंग्वेज सिखाई हो, पेरेंट्स ने लैंग्वेज सिखाई हो। एंड ये जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज से इंसान आइडेंटिफाई करते हैं एक इमोशनल लेवल पे। आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं जब भी वो अपने दुख को शेयर करते हैं, पेन को शेयर करते हैं, अपने मदर टंग में शेयर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज उस लैंग्वेज में वो इमोशनली सोच पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मल्टीपल मदर टंग्स होती है, एंड इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा है। वाई? बिकॉज इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लोग बहुत सारे रीजन में रहते हैं, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही होती है, तो तभी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मल्टीलिंगुअल होते हैं इंडिया में। तो बायलिंगुअलिज्म तो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म भी काफी कॉमन होता है। एंड स्टडीज ने रिवील किया होता है कि जो दोनों बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, बेसिकली एक से ज्यादा लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर योर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंसी ऑफ चिल्ड्रन। इससे आपका मतलब थिंकिंग वगैरह में आपकी कॉम्पिटेंसी एक तरीके से बढ़ जाती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज इन द चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप नीचे बोल सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में देख लूंगी एंड आई विल सॉल्व दैट आउट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज डू लाइक दिस। इससे हमको समझ में आता है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है एंड यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच।